प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत। आज जो विजयनगर साम्राज्य का आधा भाग हमारा पिछले वीडियो में रह चुका था, उसको पूरा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंदर दो व्यवस्थाएं थी। न्यायकार व्यवस्था, जो एक तरह की सैनिक व्यवस्था थी, और दूसरी गांवों में थी एक आयगार व्यवस्था। विजयनगर काल में आयगार व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये इस पर चोल प्रशासन का जो स्थानीय स्वशासन था चोलों का, उसका प्रभाव था। प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे, जिसे आयगार कहा जाता था, और इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। लेकिन ये आयगार के जो पद पर जो व्यक्ति थे, इनके पद फिर बाद में आनुवंशिक बन जाते थे। ये अपने पदों को बेच भी सकते थे, यानी अपने पद पर पैसे लेकर के वह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करवा सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। उससे जो इनकम होती थी वही इनकी इनकम थी। गांव प्रशासन में इनका महत्वपूर्ण रोल होता था। इन 12 में जो प्रमुख थे वो थे कर्णिकम, ये गांव का एक अकाउंटेंट होता था, हिसाब किताब रखता था। तलारा चौकीदार, गोड ग्राम प्रशासक, सेनतेउआ ये ग्राम का लेखाधिकारी होता था। अंतरीमार ये ग्राम प्रशासन का भी एक अधिकारी होता था। और बेगरा मजदूरों और उनके वेतन और बेरोजगार व्यक्तियों की देखभाल। ये वो व्यक्ति थे जो 12 में प्रमुख थे। इनका पहले चर्चा भी कर चुके हैं। एक व्यक्ति और होता था महानायक आचार्य। ये अधिकारी केंद्र द्वारा गांव में नियुक्त किया जाता था तथा ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करता था। अब दूसरा आता है कि राजस्व प्रशासन कैसा था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अथवन 58 दोनों नाम आते हैं कहा जाता था। ये कई बार कंपटीशन में आया है कि केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था। विजयनगर में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का प्रमुख साधन था। भूमि से जो प्राप्त होती थी वही इनकम प्रमुख मानी जाती थी। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता, सिंचाई, भूमि की पैदावार व उसकी किस्म के आधार पर किया जाता था। ये नहीं कि भाई सब जगह एक जैसा लगान था। भूमि कैसी है, उसको भूमि को सुविधाएं राज्य क्या देता है, उसके आधार पर होता था। राज्य उपज का चट्ठा भाग भूमि कर के रूप में वसूलता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था और शिष्ट राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कर व्यवस्था बहुत व्यापक थी। लगान के अतिरिक्त मकानों, पशुओं, धोबी, नाई, भिखारियों, मंदिरों, वेश्याओं और मनोरंजन करने वालों पर भी कर लगता था। विभिन्न प्रकार की जो भूमि थी, उन भूमि पर हमने आपको पूर्व में बता दिया कि भाई अलग अलग लगान लगता था। करसन देव राय ने एक काम किया था कि विवाह कर को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक करों में विवाह कर एक महत्वपूर्ण था, जो पहले लगता था, और विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त भी रखा गया था। ये एक सामाजिक संदेश था, या सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया। करसन देव राय ने भूमि कर के सही निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था। तो इस तरह से कर व्यवस्था थी वो बड़ी निपुण थी, और उससे राज्य को जो इनकम होती थी उस इनकम से राज्य का खर्चा चलाया जाता था। दूसरी बात यह है कि विजयनगर में पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। इनसे होने वाली आय को सोनम कहा जाता था। विजयनगर में वसूले जाने वाले विविध कर थे कदमाई, मगमाई, कनिकाई, कतनम, कर्णम, वरम, भोगम, वारी, पतम, इराई और कतायम। ये जो बी पार्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि वो इतनी कर तो याद नहीं रख पाएंगे। जब आप पीजी करोगे तब इन करों का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के कर थे। विजयनगर साम्राज्य के लिए ये भी कहा जाता था कि सिक्के ढालने आदि में भी वे निपुण थे। इनका प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था वो वरा था। इसे हूण, परदाव या पगोड़ा भी कहा जाता था। ये पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था। इसका वजन 52 ग्रेन होता था। सोने के छोटे सिक्कों को परताब
पय नहीं, बर्ताब व भणम कहा जाता था। विदेशी मुद्राओं में पुर्तगाली कुजड़ो, फारसी दिनार तथा इटली के फ्लोरिन व डुकेट तटीय क्षेत्रों में भी प्रचलित थे। ये विदेशी मुद्रा आती थी, लेकिन इनके साथ लेन देन होता था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहते थे और सेनापति को दंडनायक कहते थे। सेना का मुख्य अंग अश्वसेना था। तोपखाना का प्रयोग भी होने लगा था। घोड़ों की आपूर्ति पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी। अब हम अध्ययन करते हैं विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था थी और उसको ये कायम रखना अपना कर्तव्य भी समझते थे। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान था, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। सेना व प्रशासन के ऊंचे पदों पर उनको नियुक्त किया जाता था। ब्राह्मण किले के अधिकारी होते थे। चेटी वर्ग व्यापार करता था, वे अच्छे लिपिक थे। बारबोसा एक विदेशी यात्री है। वो लिखता है कि चेटी धनाढ़ और सम्मानित हैं तथा बहुत साफ जीवन बिताते हैं। वीर पंचाल दस्तकार वर्ग था। तेलुगु नियोगी ये राजकीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण होते थे। कुद्दी एक कृषक मजदूर थे। कंवलतर चपरासी थे। उत्तर भारत से दक्षिण में आकर बसे लोगों को उस समय बड़वा कहते थे। ये नाम हैं, इन नामों को याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तमिल संस्कृति या विजयनगर संस्कृति में जो भाषा है उनके हिसाब से ये नाम थे। विजयनगर समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर में भारी संख्या में दास थे। निकोलो कोंटी भी ये फारसी इतिहासकार जो यहाँ पर यात्रा करने आया था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवाग कहते थे। ये शब्द याद करने योग्य है। वेशवाग उसे कहा जाता था जैसे मनुष्यों के क्रय विक्रय खरीद फरोख्त होते थे। विजयनगर समाज में बढ़ई खाती उनको ऊंचा स्थान था। विजयनगर के अंदर स्त्रियों की दशा भी सम्मानजनक थी। स्त्रियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। स्त्रियां संगीत व नृत्य के अलावा ज्योतिष, अंगरक्षक, योद्धा, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी आदि का कार्य भी करती थी। वे युद्ध भूमि में जाती थी और इसका समर्थन इतिहासकार नोनिज भी करता है। सामंतों में उच्च वर्गों को छोड़कर बाकी समाज में एक पत्नी प्रथाएं थी। निकोलो कोंटी इस बात का समर्थन करता है कि विजयनगर के राजा के 12,000 रानियां थी, उसमें से 4,000 उसके साथ हर जगह जाती थी। अब इनमें सत्यता कितनी है, लेकिन यह विदेशी यात्री कहता है। मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। डोमी गोज पाइस के अनुसार विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में देवदासियों की अच्छी स्थिति थी। विजयनगर समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। ये समाज इस बात में ये अग्रणी थे। विजयनगर समाज में वैश्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे समाज में समान की दृष्टि से देखी जाती थी, यानी हीनता से नहीं देखी जाती। और सार्वजनिक उत्सवों में गणिकाएं अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। और थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि इनसे होने वाली आय है उससे पुलिस का वेतन आदि इन्हीं से चुकाया जाता था। बाल विवाह व दहेज प्रथा नहीं थे। विजयनगर साम्राज्य में दहेज की कुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित करा दिया। 1424-25 ईस्वी में एक लेख में दहेज को अवैधानिक घोषित कराने का प्रमाण हमें मिलता है। इसके अलावा एक बुरी प्रथा विजयनगर साम्राज्य में भी हमें देखने को मिलती है। 1354 ईस्वी के एक अभिलेख में मलगोड़ा नामक महिला के सती होने का उल्लेख है। जो विदेशी यात्री इस समय आए उन्होंने भी सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन किया है। इसका मतलब यह था कि सती प्रथा थी। बारबोसा के अनुसार सती होने से पहले महिला को मादक द्रव्यों का सेवन करवाया जाता था ताकि वो बेहोशी की स्थिति में हो जाए। लिंगायतों, चेटियों और ब्राह्मणों में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यानी उच्च वर्ग ने तो इसका विरोध भी किया और उनमें नहीं थी। सती होने वाली स्त्री की स्मृति में सती कल या महज सती कल जैसे सती स्मारक होते थे। विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें करमुक्त भी किया था। कृष्णदेव राय ने इसके लिए काफी प्रयास भी किए। राज्य सती प्रथा को बढ़ावा नहीं देता था, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ये भी स्थिति होती थी।
युद्ध में जो वीरता दिखाने वाले पुरुष थे उनके लिए गंडे पद्र नामक एक कड़ा पैर में धारण किया जाता था और वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया व पुर्तगाल आदि जैसे देशों के साथ होता था। कपड़ा, चावल, चीनी, सोरा, मसाले, इत्र, लोहा आदि तो विदेशों को भेजे जाते थे। यानी कपड़ा, चावल, चीनी, सोरा, मसाले, इत्र, लोहा आदि तो विदेशों में भेजे जाते थे। काली मिर्च का काफी निर्यात किया जाता था। काली मिर्च के लिए प्राचीन भारत में यवन प्रिय यानी यवनों को प्रिय यह कहा जाता था। तो घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि विदेशों से मंगाए जाते थे। ये आयात है और आयात में सबसे ज्यादा था घोड़ा, क्योंकि ये सेना में काम आता था। पुर्तगालियों को घोड़ों के आयात पर एकाधिकार था। उन्नतशील कृषि व निर्यात व्यापार के कारण विजयनगर की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। वस्त्र, इत्र और धातु के बर्तन बनाना विजयनगर साम्राज्य के अंदर प्रमुख उद्योग थे। मंदिर, मठ व अग्रहार विद्या के केंद्र थे। अग्रहार ऐसे विद्यालय थे जो केवल वेदों की शिक्षा देते थे और विशेष करके ब्रह्मदेव गांवों में ये स्थापित होते थे। यद्यपि विजयनगर के शासकों ने विद्यालयों के लिए विशेष ज्यादा प्रयास नहीं किया। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था और जो शिक्षा थी वो स्थानीय प्रशासन का हिस्सा थी। शतरंज व पासा विजयनगर के अंदर लोकप्रिय खेल थे। कृष्णदेवराय शतरंज के खिलाड़ी थे। शतरंज विजयनगर का राष्ट्रीय खेल था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि विजयनगर के अंदर द्रविड़ शैली का काफी विस्तार था, लेकिन विजयनगर का साम्राज्य ऐसा था जिसके अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का प्रभाव स्थापित था। इसलिए वहाँ एक नई शैली थी जिसको बेसर शैली कहते हैं, जिसमें द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण था। गोपुरम अधिक बड़े हो गए। गोपुरम जो मंदिर के आगे का भाग होता है उन्हें राया गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम अब मंदिर के प्रमुख अंग होते थे। अलंकृत स्तंभ, छतें, स्तंभों के नीचे करंड सजा विजयनगर के मंदिरों की एक अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता थी। साहित्य को भी बहुत महत्व दिया गया उस समय। सायण ने वेदों पर तथा हेमाद्रि ने धर्मशास्त्रों पर टीका लिखी। ये दोनों ही विजयनगर के अंदर थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया, जिसके कारण तेलुगु भाषा को स्वतंत्र रचना प्रबंध का निर्माण का महत्व मिल सका। विजयनगर की राजभाषा भी तेलुगु थी। अलसानी पेडन्ना एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। उसने मनुकारिता या सौरोचित संभव, सर्वोच्चिंस मानचित्र, हरिकथा सारणम आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे उन्होंने। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मुद्रा विजय का अपने ग्रंथ मुद्रा विजय में उल्लेख किया। कुमार कंपन हरिहर प्रथम का सेनानायक था। कुमार कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र था। तो इस तरह उस यानी विजयनगर के काल में महत्वपूर्ण बात यह थी कि साहित्य को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। विदेशी यात्री भी बहुत आए, जिसमें डोमिंगोस पाइस, अब्दुल रजाक, निकोलो कोंटी, बारबोसा आदि विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे। इन विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इनके बारे में हमें बहुत जानकारी इन विदेशी यात्रियों से भी मिलती है। तो ये विजयनगर साम्राज्य था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दक्षिण भारत के जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इतिहास के अंदर मध्यकाल में, उसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। धन्यवाद।